देखिए आप लोग को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग को आज आईपीसी का कुछ टॉपिक बताना है जो आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ताकि आईपीसी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, केस ला, वो हमने आप लोग को वीडियो कल भेजा था। आप लोग ज़रा एक्टिव रहा करिए, जो भी वीडियो जहाँ करे उसको आप लोग तुरंत देखा करिए। और देखिए वेदांती, आपने जो क्वेश्चन भेजा था, हमने क्वेश्चन को देखा और इसमें सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट बैच को पढ़ाया भी और उनको बोला भी था। क्योंकि उनका लोग का आया भी आंसर कि आपने बताया था कि महिला आरक्षण वाले का क्या नाम रहेगा। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो बातें उन लोग को बताई गई थी वो लगभग लगभग आज से पूछी जानी शुरू हो गई। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% वही पूछा जाएगा, लेकिन इतना पूछा, इतना आप बता सकोगे कि आपका सिलेक्शन होगा। 100% तो कोई बता भी नहीं सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आप लोग से क्या क्या पूछा जाएगा उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी आप लोग से शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। तो हमने आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन का वीडियो आप लोगों को कल भेजा था, मिल गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आज ही भेजा था। आज हम आईपीसी में आप लोग को उन टॉपिक के डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग सीआरपीसी पे डिस्कस करेंगे, एविडेंस एक्ट पे डिस्कस करेंगे। जब ये सब पेपर हो जाएगा तभी आप लोग का मॉक स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आईपीसी में क्या क्या हम लोग को तैयार करना है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए जो आईपीसी है ये हम लोग की 1860 में बनी है, 1860 में। और जिस समय ये बनी थी उस समय इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। और इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था तो ये तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया शब्द था। हम लोग जो इंडियंस थे, हम लोग के उस समय जो लैंग्वेज थी, उस समय जो हम लोग की लैंग्वेज थी, हम लोग उर्दू, फारसी और अरबी का मिक्सचर बोलते थे। तो हम लोगों ने इसका जो नाम दिया था, आपसे पूछा जाएगा 1860 में भारतीयों ने क्या नाम दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, मजमुआ, मजमुआ ताजीराते हिंद, मजमुआ ताजीराते हिंद। और ये जो इंडियन पेनल कोड है, ये जब लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट करके दिया तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने 6 अक्टूबर 1860 को इस पर सिग्नेचर कर दी। तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड इज 8 6 अक्टूबर 1860। यानी कि आईपीसी पर सिग्नेचर कब हुए? 6 अक्टूबर 1860 को, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ आईपीसी। अब देखिए जो हम लोग की आईपीसी है, ये जब लागू की गई है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट, प्रवर्तन की तिथि हो रहा है 1 जनवरी 1862। तो देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब ये आईपीसी हम लोग की 6 अक्टूबर को अडॉप्ट कर ली गई थी तो 15 महीने के बाद इसको क्यों लागू किया गया, इसका रीज़न क्या था? तो आप लोग इसका देखो रीज़न बताइएगा। देखिए आप लोग को पढ़ा रहे स्टूडेंटों का फ़ोन आ रहा, मैसेज आ रहा है कि नाइस इंटरव्यू ऋचा शर्मा। तो खुशी होती है और हम चाहेंगे आप लोग का भी इंटरव्यू हो। मुजफ्फरपुर से ऋचा चौधरी, ये लोग देखिए मैसेज भी डाल रहे हैं। इनका लोग का आज सेकेंड शिफ्ट में इंटरव्यू था। तो आप लोग ये आंसर दीजिएगा कि जब हम लोग की आईपीसी पे सिग्नेचर कर दिया गवर्नर जनरल ने, तो जो हमारे बैरिस्टर थे इंडियन, उन लोगों ने देखा क्या ड्राफ्ट में कि छोटी से छोटी बातों को ऑफिस बना दिया गया है और इन बातों को तो हम लोग डेली के रूटीन में करते हैं, रोज ही करते रहते हैं। तो ये उन्होंने जाके हमारे बैरिस्टर लोगों ने वायसराय से रिक्वेस्ट किया कि अभी इसको लागू मत करिए, पहले इसको प्रचार प्रसार कर दीजिए
हम भारतीय लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ये बता दिया जाए कि देखो अब ये कानून बन गया है, अब कोई व्यक्ति इस तरह की छोटी से छोटी बातों को नहीं करेगा, नहीं तो अब उसको क्या होगा, पनिश किया जाएगा। जैसे कोई किसी का बाल खींच रहा है, कोई किसी का मुक्का दिखा रहा है, कोई किसी का गंदा रूप में नाम ले रहा है, तो ये सब छोटी 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 बातों को ऑफेंस बना दिया गया। इसीलिए 15 महीने को क्या किया गया, प्रचार प्रसार में लगाया गया। और जब प्रचार प्रसार हो गया तब इसको जो है होल द ब्रिटिश इंडिया में लागू किया गया। होल द ब्रिटिश इंडिया 1862 से लेके 15 अगस्त 1947 तक ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू था। 1947 में 15 अगस्त को जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ, देखिए टर्निंग पॉइंट जो आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का फॉर्म बदल गया। ये 3 पार्ट में बदल गया। पहला पार्ट हुआ इंडियन पेनल कोड, जो हम लोग आईपीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा पाकिस्तानी पेनल कोड, पाकिस्तानी दंड संहिता। तीसरा ऐसा हिस्सा जो कश्मीर का था, जो न भारत में शामिल हुआ न पाकिस्तान में शामिल हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रणवीर पेनल कोड। अब देखिए 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान तो अलग हो गया, उसको छोड़ दीजिए। भारत में 2 प्रकार के पेनल कोड रन करने लगे, एक आईपीसी एक्सेप्ट जेके और दूसरा रणवीर पेनल कोड। जो रणवीर पेनल कोड है, इसके लेंथ क्या थी, लंबाई क्या थी, 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को फिर टर्निंग पॉइंट आया और जितने भी कानून भारत के जम्मू कश्मीर में लागू नहीं, सब लागू कर दिए। अब क्या हुआ, 31 अक्टूबर से जो हमारी आईपीसी थी वो होल द इंडिया में लागू हो गई। फिर देखिए नया टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, आईपीसी को रिमूव करने के लिए बिल ला दिया गया है और उसका नाम याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड से यात्रा शुरू करिएगा, यानी मजमुआ ताजीरात हिंद से और भारतीय न्याय संहिता तक, तो आपको आईपीसी की बेसिक चीज़ों के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखिए जो आईपीसी है, हमारी आईपीसी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, शरीर के प्रति अपराध और संपत्ति के प्रति। जितने भी अपराध होते हैं उनको आईपीसी में 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, शरीर के प्रति अपराध और संपत्ति के। तो जब कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, जिसको हम लोग अभियुक्त कहते हैं, एक्यूज कहते हैं, अगर उसका अपराध साबित हो जाता है तो उसको दंड क्या मिलता है, या तो शरीर का, या तो संपत्ति का, या दोनों। ये तो होता है ना। तो देखो जो दंड मिलता है वो आईपीसी के सेक्शन 53 में, आईपीसी के सेक्शन 53 में कहा गया है कि 6 प्रकार के दंड हैं। 1862 से लेके 1949 1949 तक 6 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए थे। 49 में एक प्रकार का पनिशमेंट खत्म हो गया, अब प्रेजेंट में हो गए 5 प्रकार के पनिशमेंट। 6 का नाम याद रखना, 5 का नाम याद रखना और एक खत्म क्यों हुआ वो भी याद रखना। तो देखो पहला क्या है, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, सबसे बड़ा कैपिटल पनिशमेंट। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद। तीसरा है लाइफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन पर्यावसान, काला पानी। इसी को सर्किल कर लीजिए। फोर्थ नंबर पर इम्प्रिजनमेंट, रेगरस और सिंपल, कारावास सादा या कठोर। फिफ्थ नंबर पर है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। और छठे नंबर पर है फाइन, अर्थदंड या जुर्माना। इसमें से 3 नंबर खत्म हो गया, काला पानी 1949 में। क्यों खत्म हुआ ये पूछा जाएगा।
ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी कि हम लोगों ने इस पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया? आप लोग को मालूम है किसी? सर आर्टिकल 21 के तहत। हाँ, देखो, जब हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लागू क्या मतलब ग्रहण हुआ, डेट ऑफ एडॉप्शन हुआ, तो ये जो तीसरे नंबर का पनिशमेंट था, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, काला पानी, ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। क्योंकि काला पानी में किसी व्यक्ति को ले जाकर किसी ऐसे आइलैंड पर, टापू पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था। इसलिए अब ख़त्म कर दिया। अब कितने प्रकार के पनिशमेंट हैं सुरजीत? हाउ मेनी पनिशमेंट एट प्रेजेंट? Sir, 5 types. सर नाम बताइए, ये पूछा जाएगा। Death, death, life देखो imprisonment for देखो life. देखो देखो देखो, आप लोग डेथ सेंटेंस बोला करो, अच्छा? Okay, अप्रोप्रिएट sir. आंसर, हाँ, Sir, डेथ सेंटेंस। death sentence, imprisonment for life. राइट, उसके बाद imprisonment which may be rigorous or simple राइट। for feature of property, and last one is fine. अच्छा, अब आप लोग देखो कि फर्स्ट डेथ सेंटेंस, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और तीसरा इम्प्रिजनमेंट। इसमें हमको हमारे किस चीज़ को पनिश किया जाता है? बॉडी को। कारावास में क्या होता है? जेल का मतलब क्या है? आपकी बॉडी को ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। और लास्ट का 2, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आपके प्रॉपर्टी को फोरपीचर कर लिया, जब्त कर लिया गया, या आप पे फाइन लगा दिया गया। तो हम लोग ऑफेंस करते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या बॉडी के अगेंस्ट, पनिशमेंट भी मिलता है बॉडी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी। बात बराबर? सेक्शन 377 तक हम लोग पढ़ते हैं ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, शरीर के प्रति। और इसका जो अगला सेक्शन 378 से हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि दो ऐसे अपराध हैं, एक है रेप, बलात्कार, और दूसरा है डिफेमेशन, मानहानि। क्या ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है? पहले आपसे इंटरव्यू बोर्ड ये पूछेगा, ये बताइए ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी कहाँ तक है, तो आप लोग बोलते 377 तक। फिर पूछेगा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर आप कहते 378 से। पहले तो आपको बहला फुसला के ये धीरे से पूछ लिया। अब आपसे कहेगा कि रेप के सेक्शन बताइए, डिफेमेशन के सेक्शन बताइए, तो आप लोग बड़ी इजी बता देते हो। 375 में रेप को डिफाइन किया गया, 376 में, 499 में डिफेमेशन है, 500 में। ये ऑफेंस कैसा है, बॉडी का अगेंस्ट की प्रॉपर्टी का? अमृत कुमार। सर। जी सर। हाँ हाँ, क्या कैसे? हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, आवाज़ नहीं आ रही। जी सर। आप बताइए क्या कैसा ऑफेंस है, आप क्या बताएंगे बोर्ड में? सर ये मानहानि जो है ये ख्याति से संबंधित अपराध। ईश्वर, ख्याति है सर। चलिए चलिए, ईश्वर जबीन आप बता सकती हैं? धर्मेंद्र, क्राइम अगेंस्ट बॉडी है सर। पल्लवी, नहीं सर। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है? इसको बताइएगा सोशल ऑफेंस, सामाजिक अपराध, तुरंत लिखिए। बोथ आर द सोशल ऑफेंस, सामाजिक अपराध। रेप में उस लेडीज की मान, कहाँ मान प्रतिष्ठा घटी? सोसाइटी में। और डिफेमेशन में भी सोशल। ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 लोगों का होना ज़रूरी है, 3 पार्टीज। नॉर्मल ऑफेंस में 2 होते हैं, विक्टिम एक्यूज्ड, पीड़ित अभियुक्त। ऐसे अपराध बताइए जिसमें कम से कम 3 लोग हों।
लिखो। दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। दूसरा डिफमेशन, मानहानि। और तीसरा पहले होता था जारकर्म, एडल्ट्री, जो वापस नहीं है। तो देखो, जो अबेटमेंट होता है इसमें 3 पार्टीज होते हैं। पहला होता है विक्टिम, दूसरा होता है एक्यूज्ड, और तीसरा होता है एबेटर, दुष्प्रेरक। डिफमेशन में, मानहान में भी 3, पहला विक्टिम, दूसरा एक्यूज्ड, और तीसरा थर्ड पर्सन भी सोसाइटी। और जो पहले एडल्ट्री ऑफेंस था उसमें क्या होता था, विक्टिम मतलब हस्बैंड, एक्यूज्ड मतलब थर्ड पर्सन, और तीसरी होती थी वाइफ, मैरिड वुमेन। ये सब जो जितनी टेक्निकल बातें हैं ये ध्यान रखिएगा, आप लोग से एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हुए, दो प्रोफेसर बैठे हुए हैं आप लोग के इंटरव्यू से। हो सकता है बिहार के किसी यूनिवर्सिटी के हों या यूपी के किसी यूनिवर्सिटी के हों। तो आप लोग से पूछेंगे कि अपराध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई क्राइम। किसी को मालूम है क्राइम क्या है? यस सर। बोलिए। ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो विधि के प्रतिकूल हो, वह अपराध है। सेक्शन 40 आईपीसी में बताया गया है। 6 साल का बच्चा कोई विधि के प्रतिकूल काम करता है तो अपराध है? जी नहीं सर। तो फिर धारा 40 तो डियर अमृत जी कंप्लीट है। हाँ जी सर, उसमें बस यही बताया गया कि आईपीसी के अंदर जो प्रोविजन बताया गया उसके एडवर्स अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो। चलो लिख लो, हम हाँ। छोटी सी परिभाषा बनवा दे रहे हैं, लिख लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहे हैं, लिख लो। हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लो। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा आशय पूर्वक रीति से राज नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। इंग्लिश वर्जन लिख लो। सर एक बार और हिंदी में बोलिए प्लीज। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा आशय पूर्वक रीति से राज नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। हो गया निशा? कैमरा तो ऑन करो, आप लोग कितनी बार बोलते हैं दैट इज ऑफेंस। जी सर, जी सर। हाँ, ऐसे कैमरा बंद करके इंटरव्यू दोगे कै नंबर मिलेगा हमको बताओ? अगर नकाब पहन के जाओगे इंटरव्यू देने, सेलेक्ट करेगा एपीओ में? नहीं सर। तो फिर गौरी मिश्रा आप भी रेडी हो जाइए। सोनम द्विवेदी, सोनम कैमरा क्यों ऑफ है आपका? इंग्लिश वर्जन लिखिए। समथिंग which is illegal done by competent person with malafide intention against state। देखो फिर से बोल, निशा आप मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन रखिए, मोबाइल को म्यूट करिए। महिला फाइट के बाद सर। हाँ पहले चलो फिर से सुनो। समथिंग which is illegal, something which is illegal done by competent person with mala fight intention against state।
हो गया। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है ताकि आप फंसने ना पाइए, किसी सक्षम व्यक्ति के, पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन। आईपीसी में कॉम्पिटेंट कौन है ऑफेंस करने के, एबव 7। आईपीसी में केवल छूट है बिलो 7। 7 साल के ऊपर का कोई भी चाइल्ड क्या है, डोली कैपेक्स से अपराध करने में सक्षम। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, सब अपराध करने में सक्षम। तो पहला तो ये बताना कि एज की दृष्टि से और फिजिक की दृष्टि से। एज में कहा गया है कि 7 साल के ऊपर सब लोग सक्षम हैं। मानसिक स्थिति की दृष्टि से अनसाउंड माइंड को छोड़कर सब के सब लोग ऑफेंस करने के लिए सक्षम। धारा 84 को माइनस कर दीजिए और धारा 82 को माइनस कर दीजिए, 82 रिमूव कर दीजिए, 84 रिमूव कर दीजिए। ऑल दीज पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट फॉर द क्राइम। 84 क्या कहता है, विकृत चित्त कौन है, अनसाउंड माइंड कौन है, उनको क्राइम के लिए लायबिल नहीं बनाया जाता। पहला इडियट पर्सन, जड़ मूर्ख। दूसरा लूनेटिक पर्सन, पागल। तीसरा ड्रंकनेस पर्सन, नशे वाला व्यक्ति। और फोर्थ है इलनेस पर्सन, लंबी बीमारी से ग्रस्त। फिर से नोट कर लो, इडियट पर्सन जड़ मूर्ख, पागल लूनेटिक, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इलनेस पर्सन, नशे वाला व्यक्ति ड्रंकनेस पर्सन। इसको अगर हटा दिया जाए तो ऑल दीज पर्सन्स आर द कॉम्पिटेंट। तो देखो, आपसे पूछा जाए कि अपराध करने में कॉम्पिटेंट कौन है, तो आप बताएं कि 82 को माइनस कर दीजिए, बिलो 7 ईयर चाइल्ड, और दूसरा 84, तो ये हो गए सक्षम। पहला लाइन क्लियर हो गया, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा। फिर क्या बोला गया, सासे पूर्वक विच इज इनलीगल डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन विद मैलाफाइड इंटेंशन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। कि मैलाफाइड इंटेंशन क्या होता है, देखो जो हम लोग मानव होते हैं, हम लोग के दिमाग में 3 चीज चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। एक ऐसा मानव जो हर समय अच्छा 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 सोचता, किसी का खराब न सोचता हो, उसको क्या बोलते हैं, जो कभी महापुरुष कहाँ रहते हैं ये कुटिया में। संसद में। जी सर, उसको कहते हैं महापुरुष जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं, उस सब के बारे में अच्छा सोचते रहते, जिनकी संख्या 9 के बराबर हो गई। चलो, वो तो ऑफिस कर ही नहीं सकते। दूसरे वे व्यक्ति जो दिन भर गंदा 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 खराब 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 सोचते हैं, इसमें आते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी, नक्सलाइट, हिस्ट्री सीटर, क्रिमिनल, वो हो गए। और तो तीसरा कैटेगरी है जिसपे हम सब लोग आप आते हैं। हम लोग अच्छा भी सोचते, खराब भी सोचते। किसी ने आपकी तारीफ कर दिया, आप खुश हो गए, आपने कहा कि अरे वो बहुत अच्छा है। किसी ने आपकी बुराई कर दिया, आप उससे नाराज हो गए। तो जो मिक्सचर होते हैं अच्छा बुरा, इन्हीं का ट्रायल होता है। इन्हीं के खिलाफ जब FIR होती है तो इन्हीं का ट्रायल चलता है। हिस्ट्री सीटर तो रजिस्टर्ड है, कन्विक्ट वो क्या नाम है, टेररिस्ट तो रजिस्टर्ड है, नक्सलाइट तो रजिस्टर्ड है। तो मैलाफाइड का मतलब ऐसा व्यक्ति ऑफेंस करते समय, इसमें क्राइम कर रहा था उस समय क्या हो, उसका मन मस्तिष्क का दूषित हो। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहता है, राज नियम के विरुद्ध, जिसको आप लोग पढ़ते विधि की भूल क्षम्य नहीं। आप चाहे लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हो, चाहे आप रूरल एरिया में रहते हो, चाहे अर्बन एरिया में रहते हो, कोई बचाव नहीं है।
आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं या अगर किसी स्टेट में कोई लॉ बनाया गया है तो अगर आप उसको तोड़ोगे तो आपको दंड मिलेगा। मान लीजिए कोई गांव से आता है शहर में और अपनी स्कूटी बाइक को ऐसे दाएं बाएं चला रहा है लहरा लहरा के, तो ट्रैफिक वाला पकड़ेगा कि छोड़ देगा? पकड़ेगा। अब वो बचाव में कहता है अरे हम तो अपने गांव में ऐसे चलाते हैं पगडंडी पे, हमको तो कोई नहीं बोलता, बल्कि लोग कहते हैं ये तो गांव का हीरो है, बहुत बढ़िया चलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गांव में आप चलाते थे, गांव में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो आपको अगर कोई नहीं पकड़ रहा है जिसके मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहर में मोटर व्हीकल एक्ट है, आप पकड़ लोगे, इसको हम लोग कहते हैं क्राइम। किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा मैलाफाइड इंटेंशन से अगर स्टेट के अगेंस्ट हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्राइम। एक तो ये बता लेना, सब लोग बता लेना, ठीक है। फिर पूछा जाए कि इंग्रेडिएंट्स, अपराध के आवश्यक तत्व बताइए। तो देखो अपराध के आवश्यक तत्व आप लोग बताएंगे चार आवश्यक तत्व हैं अपराध के। पहला, ह्यूमन बीइंग, एक मानव हो। दूसरा, मेंसेरिया, दुराशय हो। तीसरा, कोई एक्ट किया जाए, कार्य किया जाए। और फोर्थ, डैमेजेस, किसी दूसरे मानव को या संपूर्ण समाज को क्षति हो। चार इंग्रेडिएंट्स हैं, आसानी से बताइएगा। एक, मानव हो, ह्यूमन हो। दूसरा, उसके मन मस्तिष्क में क्या हो, मेंसेरिया हो, दुराशय हो। तीसरा, वो कोई कार्य करे। और फोर्थ नंबर पर क्या, उसके कार्य द्वारा संपूर्ण समाज को या किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे। आईपीसी किसके ऊपर लागू होती है? ह्यूमन बीइंग। कभी कुत्ते के खिलाफ, बकरी के खिलाफ एफआईआर हुई? अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो आप गए थाने पे एफआईआर किए कुत्ते के नाम? कभी ऐसा सुना आपने मुकदमा हो गया स्टेट वर्सेस डॉगी? अगर कुत्ते ने काट लिया तो क्या करोगे आप? कोई रेमेडीज है? अगर पालतू ने काटा तब क्या है? अगर कोई आवारा कुत्ता ने काटा जो टहलते रहते हैं तब क्या है? नगर निगम के विरुद्ध होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी डोमेस्टिक ने काटा तो उसके मालिक के खिलाफ लॉ ऑफ टार्ट्स, क्षतिपूर्ति का बात लाए। और अगर रोड पे चलता हुआ कुत्ता जिसको भाव भाव करता है, जिसको आवारा कुत्ता कहते हैं, वो काटा तो नगर निगम के अगेंस्ट हम लाएंगे डैमेजेस सूट। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जितने आवारा पशु हैं, टहल रहे हैं, उनको पकड़े। तो हमारा आईपीसी लागू होती है केवल मानव पर। और कैसे मानव पर? लिविंग, जीवित। ठीक। अब देखिए, जो पर्सन होते हैं दो होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन पूरे विश्व में केवल एक है, ह्यूमन, मानव, और कोई नेचुरल पर्सन नहीं। नेचुरल पर्सन उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है, जो विवेकशील होता है। हम लोग के अपने पूर्वज हैं, हम लोग विवेकशील हैं, तभी तो हम लोग एपीओ का फॉर्म डाले हैं, जुडिशरी का फॉर्म डाले हैं। और जो जानवर होते हैं उनके भी तो पूर्वज होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी तो पूर्वज होते हैं, वो मानव हैं, उन्होंने जुडिशरी का फॉर्म डाला, वो क्या है? जानवर, विवेक शून्य। तो आईपीसी लागू होती है केवल नेचुरल पर्सन। बताने का मतलब ये है, आईपीसी केवल और केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के ऊपर लागू होते। और कैसा प्राकृतिक व्यक्ति? जो ह्यूमन बीइंग हो। दूसरा क्या है आवश्यक तत्व? मेंसेरिया।
मानव होना कोई अपराध है? नहीं। अपराध कब शुरू होता है? जब उसके दिमाग में क्या आवे? मेंसीरिया आवे, दुराशय आवे, मैलाफाइड इंटेंशन आवे, गंदा विचार आवे। तो देखो हम मानव है, गंदा विचार भी आ रहा है, पता कैसे चलेगा? अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो तीसरा आवश्यकता तो बहुत जरूरी है, कार्य। एक मानव के मन में जब कभी मेंसीरिया आया, जो एक्ट करेगा वो सामने आ जाएगा, और जब एक्ट सामने आ जाएगा तो अगर किसी दूसरे को कोई डैमेज हो रहा है या सोसाइटी को डैमेज हो रहा है तो उसको कहते हैं क्राइम। ठीक, ये क्राइम के 4 इंडिकेटर्स। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति अपना बाल जोर जोर से खींच रहा है, ये क्राइम है? पल्लवी कुमारी, क्राइम है? सर नहीं, अपने बाल में क्यों होगा? नहीं होगा। अच्छा मान लो कहते हो कि हम सामने वाले को देखते हैं तो मेरा खून खौलने लगता है, तो आपका खून खौल रहा है सामने वाले को देखने से, तो सामने वाले के खिलाफ FIR आप कर सकती हैं? नहीं सर। जो खून जो खौल रहा है उसका क्या होगा? सर खून खोलने से थोड़ी होगा। और खौलो, ठीक है, कुछ प्रेशर कुकर में बंद हो जाओ और खौलो। क्योंकि इससे किसको क्षति हो रही है? किसी दूसरे को हो रही है? संपूर्ण स्वयं समाज को को। हो रही है? आप ही का पागलपन है। ठीक, इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न तो आप बताइएगा नो ऑफेंस। पूछेंगे वाई, क्यों नहीं नो ऑफेंस है? आप बताएं कि इससे किसी दूसरे मानव को या संपूर्ण समाज को क्षति नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं, हमें को कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये FIR, ये ध्यान रखिएगा, क्राइम नहीं। ठीक है, और 4th नंबर पे हमने बताया दूसरे मानव को क्षति हो या संपूर्ण समाज को। ये तो हो गए 4 इंग्रेडिएंट्स आवश्यकता। क्राइम के 4 स्टेजेस हैं। IPC में 4 स्टेजेस है, CRPC में 3 स्टेजेस है क्राइम के। पहले IPC में लिख लो 4 स्टेजेस, फिर CRPC का लिखवा देते हैं। देखिए IPC में 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, इंटेंशन, आशय। दूसरा, प्रिपरेशन, तैयारी। तीसरा, अटेम्प्ट, प्रयास या प्रयत्न। और 4th नंबर पर है कमीशन या कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। CRPC में 3 स्टेजेस हैं क्राइम के। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। दूसरा, इंक्वायरी, जांच। तीसरा, विचारण, ट्रायल। तो कभी कभी इसको इस तरह इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्राइम के सब्सटेंटिव लॉ में क्राइम के कितने स्टेजेस हैं और प्रोसीजर लॉ में कितने स्टेजेस हैं? तो चूंकि IPC हमारी सब्सटेंटिव लॉ है तो ब्रैकेट में लिख लो IPC ब्रैकेट में सब्सटेंटिव लॉ, और जो CRPC प्रोसीजर लॉ है तो उसको लिख लो ब्रैकेट में प्रोसीजर लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ में 4 स्टेजेस और प्रोसीजर लॉ में 3 स्टेजेस। ठीक है, देखिए जो हम लोग की IPC है उसमें जो अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट एक ऐसा IPC का स्टेजेस है, और सभी अटेम्प्ट जो होते हैं वो ऑफेंस है। कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जिसका कि एक्सेप्शन। ठीक, जैसे जिन अटेम्प्ट को
आईपीसी में किसी न किसी इंडिविजुअल सेक्शन में पनिशमेंट बता दिया गया है, तो उसमें तो एफआईआर होगी पनिशमेंट वाली सेक्शन में। जैसे मर्डर का अटेम्प्ट 307, कल्पेबल होमोसाइड का अटेम्प्ट 308, अटेम्प्ट टू सुसाइड 309, ये तो सेक्शन में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। जो अटेम्प्ट सेक्शन में प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे चोरी का प्रयास, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इसके लिए आईपीसी में किसी भी सेक्शन में पनिशमेंट नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि सभी अटेम्प्ट अपराध है। तो जो अटेम्प्ट को आईपीसी के किसी भी सेक्शन में नहीं ले गए हैं, उसकी एफआईआर होती है 511 में। जो अटेम्प्ट किसी आईपीसी के किसी भी सेक्शन में इंडिविजुअल रूप में उसके दंड को नहीं बताया गया है, वो जाएगी, उसकी एफआईआर होगी 511 में, अंतिम सेक्शन। चोरी का प्रयत्न होगा तो भी वहाँ जाएगी, और अगर एक्सटर्शन का भी अटेम्प्ट है तो भी वहाँ जाएगा, सारे प्रयत्न वहाँ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पनिशमेंट क्या दिया जाए, पनिशमेंट क्या दिया जाए। तो 511 में कहा गया है कि जो ऑफेंस का एक्चुअल पनिशमेंट उसका आधा, हाफ। जैसे चोरी का पनिशमेंट क्या है 379 में 3 ईयर्स, अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होगा 3 साल का आधा, 3 ईयर्स का आधा, हाफ ईयर, हाफ ईयर इज इक्वल टू 18 मंथ्स, 18 महीने। ये आप लोग सही सही इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, एक टॉपिक पे और आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी को केवल फाइन से पनिश किया गया, जुर्माने से, अब वो फाइन नहीं दे पाता, फाइन देने में मना करता है, तब क्या होगा? किसी व्यक्ति को अगर फाइन से पनिश किया गया और वो फाइन देने में मना करता है, कहता मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होगा? इसको मालूम है? क्या इंटरव्यू है आप में से? सर अगर 50 रुपए तक का फाइन दिया गया है तो 2 महीने की सजा होगी, और 51 रुपए से 100 महीने तक, 100 रुपए तक की है तो 4 महीने की, और 100 रुपए से ऊपर है तो 6 महीने की सजा सेक्शन होगी। बताइए। 67। देखो, इसको आप लोग लिख लो। 3 रूल्स हैं अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी। रूल फर्स्ट, फाइन अगर 50 रुपीज़ तक है, 50 रुपए तक अगर फाइन है, तो जो जेल होगा वो 2 महीने तक का होगा, 2 मंथ्स। 51 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक है तो जेल होगा 4 महीने। एबव 100 यानी 101 से लेकर ऑनवर्ड कुछ भी होगा तो जेल होगा 6 महीने। इसी तरह इजी वे में बताइएगा। जब आप ये बता लोगे तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये जेल में रहेगा वो व्यक्ति, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रहेगा कि रेगुलर, सादा कारावास या कठोर? सादा कारावास में। तो आप लोग का आंसर होगा सिंपल। ज्यादा। चलो, एक तो ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करना। दूसरा, इसी में एक प्रॉब्लम और आती है, किसी को जेल की भी सजा हुई और फाइन भी लगा, किसी को जेल की भी सजा हुई और फाइन भी लगा। जेल की सजा तो वो पूरा कर लेता लेकिन फाइन नहीं दे पाता। याद रखिएगा, जो ये अलग चीज़ है ये उससे मिलता जुलता नहीं है, वो एक अलग रूल्स है, ये अलग रूल्स है, मिलाइएगा नहीं। अगर किसी को जेल की भी सजा हुई, फाइन की भी सजा हुई, जेल तो काट लेता है, फाइन नहीं दे पाता, तब क्वेश्चन ये उठता है
कि अब क्या होगा फाइन न देने। तो वहाँ पे ये नियम आप मत भिड़ा लीजिएगा कि 50 रुपए पर 2 महीने, 51 रुपए से 4 में, वो नियम नहीं लागू होगा, उसका नियम अलग। वो कौन सा नियम है? दी गई सजा का 1/4 और काटना पड़ेगा। किस सेक्शन में है? सेक्शन ध्यान में नहीं। सर 65 65 65। देखो वेदांती ने मेंस की क्लास किया था, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। देखो 65 क्या कहता है, अगर किसी ने जेल की सज़ा काट लिया, फाइन नहीं देता, तो 1/4 उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। किसका 1/4? जो ट्रायल जो कोर्ट ने सजा दी सज़ा गई दिया है, है वो, या जिस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो जो सेक्शन सजा में। दी गई है उसकी। देखो जान लो, जिस सेक्शन में पनिशमेंट मिला है उस सेक्शन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4, ना कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए पनिशमेंट का 1/4। जैसे अगर किसी को चोरी के मामले में 2 साल की जेल, 1000 रुपया जुर्माना दिया, 2 साल तो जेल काट लेता है। जब 1000 का नंबर आता है तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो चोरी का जो पनिशमेंट है वो हम सेक्शन में जाएंगे 379 में, वो क्या है 3 साल। कोर्ट ने 2 साल दिया है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। 3 साल का 1/4 क्या होगा 9 मंथ्स, यानी 2 महीने की सजा काटने के बाद उसे 9 महीने और जेल में रहना। ऐसे एग्जाम इंटरव्यू में समझा के बताइएगा, ठीक। चलो अब आता है इसी में जुड़ा हुआ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, जिसको हम लोग कहते हैं काल कोठरी। 72 सेक्शन। देखो इसमें एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये केवल उन्हीं कैदियों को दी जाती है जिनका जिनकी क्या नाम है, जेल क्या होती है, रेगरस। जो लोग रेगरस पाए रहते हैं उन्हीं को सजा होती है। कठोर कारावास वालों को ही मिलता है एकांत परिरोध, ठीक है। कठोर कारावास वालों को ही मिलता है एकांत परिरोध, सादा वालों को नहीं मिलेगा। अब इसका भी देखो 3 नियम है, 2 कॉलम बना लो। एक तरफ लिखो रेगरस यानी कठोर कारावास, और राइट हैंड पे लिखो सॉलिटरी एकांत परिरोध। दो तरफ हो गया। अब रेगरस में लिखो, अगर किसी को 6 माह तक का कठोर कारावास मिला है, 1 महीने रहेगा वो सॉलिटरी में, एकांत में। अगर किसी को 1 साल तक का कठोर कारावास मिला है तो 2 महीने रहेगा वो सॉलिटरी। किसी को 1 साल से ऊपर का अगर कारावास मिला है तो 3 महीने रहेगा सॉलिटरी में। तो देखो जो आप लोग के इंटरव्यू में डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं आप लोग के इंटरव्यू में, तो आपसे ये पूछेंगे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले कैदी को सॉलिटरी कितने दिन रहना पड़ता है। वो डायरेक्ट बाउंसर आपसे मार रहे हैं। आजीवन कारावास वाले कैदी को कितने दिनों तक काल कोठरी में रहना है? 3 माह। 3 माह। अभी हमने बताया 1 साल के ऊपर। 1 साल के ऊपर का मतलब क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस वाला रहेगा। फिर कभी पूछ लिया सॉलिड, जो डेथ सेंटेंस वाला रहेगा सॉलिटरी में, मृत्युदंड वाले कैदी को रखा जाएगा एकांत में? नो नो, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही इजी वे में बताइएगा, ये सेक्शन नंबर 73 में है। फिर आप लोग से पूछा जाएगा
लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि। यानी किसी को अगर, देखो कैदी लोग कैसे जेल में रहते हैं, बैरक में रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं एकांत में, सॉलिटरी में। तो जब बैरक में आम कैदियों से निकाल कर उन्हें कोठरी में भेजा जाता है, एक बार में मैक्सिमम 14 दिन, 14 दिन वो रहेंगे सॉलिटरी, फिर 14 दिन के बाद उनको वापस लाया जाएगा आम कैदी के साथ। यानी कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 14 दिन है, चाहे तो जेल सुप्रिटेंडेंट 5-5 दिन का दे, 4-4 दिन का दे, ये वो तय करेगा। फिर आम कैदी के बीच में उसको लाया जाता है। एक लास्ट में क्वेश्चन इससे और बनता है, एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का मोटिव क्या है, क्यों रखा जाता है? तो आप आंसर बताइएगा 2 कारण से। एक तो ये होता है जब एकांत में रहेगा तो प्रायश्चित करेगा, और दूसरा अपने अंदर सुधार करेगा, रिफॉर्मेटिव। जैसे आप छोटे थे तो आपको भी पनिशमेंट मिलता था स्कूल के टीचर के द्वारा, गार्जियन के द्वारा। मान लीजिए आपके स्कूल के टीचर ने पनिशमेंट दिया कि आज जाओ ग्राउंड में 2 चक्कर लगा के आओ, तो आपको अपनी इंसल्ट महसूस हुई? बैग टांग के ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हो, क्लास टीचर ने बोला बेंच पे खड़े हो जाओ, सारे बच्चे तो बेंच पर बैठे, आप बेंच पे खड़े हो गए। गार्जियन ने बोला आज इसको खाना नहीं मिलेगा। ये सब क्यों पनिशमेंट दिया जाता है गार्जियन के द्वारा, स्कूल टीचर के द्वारा? ताकि जो हमारे अंदर इविल्स है, बुराइयां है, वो ठीक हो जाए। तो जेल में भी दिया जाता है, तो ये इसलिए कि वो व्यक्ति प्रायश्चित करे कि मैंने क्यों ऐसा किया कि मुझे काल कोठरी में बंद होना पड़ा, और प्लस रिफॉर्म हो जाए, सुधर जाए, रिफॉर्म करने के। ठीक, एक तो ये याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस है, साधारण स्पष्टीकरण या सामान्य अपवाद, वो कुल कितने सेक्शंस में है? कितने सेक्शंस में जनरल एक्सेप्शंस को बताया गया है आईपीसी? 31. बोलिए। सर 30। 30। अरे गिना गौरी आपने? 31. बोलो भाई, और लोग बताइए। देखो जो परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस का लेता है कभी 30 नहीं बोलेगा, वो हर समय 31 बोलेगा। अब आप 76 को काउंट करना शुरू करो उंगलियों पर, 76, 77, 78। जरा एक बार काउंट कर लो जल्दी जल्दी, देखो 30 आ रहा है कि 31 आ रहा है? अगर 30 आएगा तो हम आप लोग को जल्दी से मिठाइयाँ खिलाते हैं यहीं से। 31 आएगा तो आज करेले की सब्जी बनाना, तब खाना उसको आप लोग। सर 31 आ गया, अरे वाह। चलो, तो आज से ध्यान रखना है, इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि जनरल डिफेंस या वो क्या नाम है, जनरल एक्सेप्शन कितने सेक्शन में है, तो आप बताइएगा 31 सेक्शन, 76 से लेके 106। देखो 76 को भी कैलकुलेट करना है, 106 को भी कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में तो 30 आएगा, क्योंकि दोनों सेक्शन को कैलकुलेट करना है, इसलिए हो जाएगा 31। गौरी मिश्रा, प्राइवेट डिफेंस कितने सेक्शन में है? सर 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 96 से 106। हाँ, तो हाउ मेनी सेक्शंस? सर 11। 11 बोल रही हो? अरे घबराओ नहीं, 11 ही है, काउंट कर लेना अभी बैठ के। यस सर, सर वो उसमें काउंट नहीं किया था हमने। ठीक है, तो सॉरी देखो सर। ये आपके पीटी के लिए भी काम आएगा। जी जी ये आप एपीओ हो जाओगे तो आगे आपको जुडिशल भी जी देना है, हायर जुडिशल देना है। ऐसा जी थोड़ी नहीं कि आज के सिलेक्ट हो जाओगे तो अंतिम यात्रा खत्म, भी तो आप लोग को बहुत आगे जाना है। तो देखो जी याद रखना कि जी
पूछा जाएगा प्राइवेट डिफेंस कितने सेक्शन में है, तो आप बताओगे 11, 96 से लेके 100। तो देखो सेक्शन नंबर 100 इस 7 कंडीशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में याद रख लेना आप लोग। सेक्शन नंबर 103 की 4 कंडीशन को सिस्टमेटिक रूप में याद रख लेना। 7वीं कंडीशन जो 100 में जोड़ी गई है एसिड अटैक, उसको याद रख लेना कि 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। और 7 कंडीशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में बताना है। ये नहीं कि 8 पहले चौथी बता रहे हो फिर 5वीं, ऐसे नहीं, सीरियल वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2013 में जोड़ा गया। हाँ 2013, सॉरी 2013, हाँ सॉरी। और 4 कंडीशन को 103 वाला जोड़ लो। ठीक, देखो 2 क्वेश्चन और लास्ट में बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुन। क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? आप बोलोगे यस। यस। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में दे देते, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहते हैं बेलीमेंट, और उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना हम अपनी प्रॉपर्टी को उठा लाते, तो हम अपनी ही चोरी संपत्ति की चोरी के दोषी हों। अपने घड़ी वाले को घड़ी बनाने के लिए दिया, घड़ी वाले ने 100 रुपीज़ लेबर चार्ज बोला, अब बोला आके 2 घंटे बाद ले जाना। 2 घंटे बाद हम गए, घड़ी वाला किसी काम में बिजी था, हम अपनी घड़ी को उठा लाए, तो अपनी घड़ी के चोरी के दोषी। एक तो ये आपसे। दूसरा, क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रेप कर सकता है? क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रेप कर सकता है? 2 कंडीशन। अगर वाइफ की एज बिलो 18 है, देखो पहले 15 था अब 18 होगा। दूसरा, अगर हस्बैंड और वाइफ में जुडिशल सेपरेशन चल, देखो जुडिशल सेपरेशन का केवल एक ही मोटिव होता है, फिजिकल रिलेशन डेवलप नहीं करना है। अब अगर फिजिकल, चूँकि जुडिशल सेपरेशन में हस्बैंड वही वाइफ वही रहता है, मैरिज नहीं टूटता। अगर आपको फिजिकल रिलेशन डेवलप करना है जुडिशल सेपरेशन में, तो कोर्ट में क्या करो, एप्लीकेशन दो कॉन्जुगल राइट को मेंटेन करने की। कोर्ट वैवाहिक संबंध को स्थापित करने की परमिशन दे देगा, आप रिलेशन डेवलप करिए। लेकिन अगर विदाउट कोर्ट किए तो उसको माना जाएगा रेप। तो देखो ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, तो एक एक करके डिस्कस कर लेना। आप लोग को जो इंटरव्यू की किताब भेजी गई है उसमें आईपीसी के ढेर सारे क्वेश्चन, उसको एक एक करके पढ़ डालना, और इजी वे में सब दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। कल आप लोग को सीआरपीसी पे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, फिर यूडेंस एक्ट पे समझा देंगे, ताकि जो मेजर एक्ट है आपका है आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस, उसमें आप फंसने ना पाओ। फिर आपको कुछ करंट टॉपिक बता देंगे, तब आप लोग का मॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मॉक वाले दिन आप लोग प्रॉपर ड्रेस में रहिएगा, चेयर रख के घर पे बैठिएगा। ठीक है, जो बॉयज़ हैं अगर सेविंग करते हैं सेविंग वगैरह करके, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं फाइल वगैरह के साथ बैठिए, तो आपके क्या होंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको। आप में रिमार्क बताए जाएंगे, उसको आप दूर करोगे, फिर मॉक सेकंड होगा। मॉक सेकंड में जो कमियां होगी वो आपको बताया जाएगा, फिर आपका मॉक थर्ड होगा। जब तीनों मॉक कंप्लीट होगा तब आप फ्री हो जाओगे, तब आप जाके इंटरव्यू के अपने इंटरव्यू दे। तो मॉक को ऐसा नहीं कि बस मॉक को उठे और बैठ गए, या जैसे सोनम द्विवेदी है कैमरा बंद किए हैं, तो कैमरा बंद किए रहोगे, हम भी कैमरा बंद कर लेंगे। 10 मिनट का मार्क रहेगा, 10 मिनट में हम भी ऑन कर देंगे। किससे पूछेंगे, भूत से कि प्रेस से, किससे पूछेंगे? हम कैसे देखेंगे कि आपका फिटनेस क्या है? इसलिए अगर मॉक देना होगा तो कैमरा ऑन करना, नहीं देना होगा तो मत ऑन करना, ये आपके ऊपर वॉलेंट्री है। सर कल से ऑन कर देते। अब आपकी इच्छा, आप जानो, आपका काम जाने। नहीं सर, एक्चुअली कल बाहर है ना, तो इस वजह से। क्योंकि देखो आप लोग तो फुली मेच्योर्ड हो, क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो छोटे बच्चे थोड़ी नहीं हो। आप तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। सरकार आपको बड़े बड़े मुकदमे देगी, सारी एफआईआर आपके पास आएगी, चार्जशीट आपके पास आएगी, प्रमोशन कर देगी तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाओगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाओ, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा सुनोगे, डीएम आपसे लीगल ओपिनियन लेगा क्रिमिनल केसेस में, तो आपका स्टेटस बहुत ऊंचा होने जा रहा है।
बस दुख इस बात का है कि बिहार के जुडिशरी में आईपीसी, हम समझ नहीं पाते वहाँ के मजिस्ट्रेट कैसे काम करते हैं बिना आईपीसी। इसलिए आप लोग, पता नहीं किसने सिलेबस बनाया आज तक, हम लोग पढ़ते थे तब से चला आ रहा है और किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्या तो बिहार में क्राइम नहीं होगा, बड़े अच्छे अच्छे लोग होते होंगे, आईपीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग एपीओ के थ्रू जाएंगे तो कम से कम अच्छी बात रहेगी, आपको आईपीसी आता। ठीक है, चलो कल हम लोग मिलेंगे, ये वाला वीडियो भी भिजवा देंगे, आप लोग की तैयारी करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।